गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संस्कृत सब्जेक्ट टीचर संजू सैनी आपकी संस्कृत क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो रीडर वाला जो सिलेबस है वो हो गया कंप्लीट। जो एग्जाम में आएगा वो सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया और आज से हम स्टार्ट करते हैं ग्रामर व्याकरण का जो टॉपिक है संधि। ठीक है, तो अपनी पहले तो उसको ध्यान से समझेंगे। जब मैं ये कहूँ कि आपको अब लिखना है तब आप लिखोगे। ठीक है, नोटबुक और पेन निकाल के सामने रख लो और पहले मैं जो समझाऊंगी उस बात को समझना है। तो स्टूडेंट्स, पहले हमको ये देखना है कि संधि होती क्या है। ठीक है, संधि क्या होती है, संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के भेद में भी उपभेद कितने होते हैं, तो ये सब हम पहले इनका परिचय पढ़ेंगे। संधि का मतलब होता है मेल, और मेल किसका? वर्णों का मेल। किसका मेल? वर्णों का मेल। अब मैं ये कहूं कि वर्ण किसे कहते हैं, तो पहले तो हम छोटे छोटी बातों को ध्यान से समझें कि पहले तो हम पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण से क्या बनते हैं? शब्द, और शब्द से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो वर्ण जैसे ये क्या है? ये वर्ण है। ये क्या हुआ? एक वर्ण हुआ कि वह छोटी से छोटी ध्वनि यानी के और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते ना अपन, तो ये तो हुआ वर्ण। और वर्णों के योग से बनते हैं क्या? शब्द बनते हैं। वर्णों के योग से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और शब्दों को जोड़ने से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। ठीक है, तो पहले तो वर्णों के योग को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो जैसे ए है, ये स्वतंत्र है अपने आप में, इसको किसी की सहायता नहीं पड़ती है ना। ये स्वतंत्र यानी इसको किसी की सहायता नहीं पड़ती है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि संधि, तो ये एक ए है। ठीक है, ये छोटी से छोटी ध्वनि है, दोनों ए प्लस ए है, वर्ण है। तो मैंने क्या कहा कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, यानी वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को, होने वाले विकार को, होने वाले बदलाव को ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब यहाँ पर ये दो हुए वर्ण, हमें मिलान करना है तो यहाँ इनको दोनों को क्या कर देंगे? मिला देंगे। ठीक है, तो ए प्लस ए बराबर क्या हुआ? आ हुआ। तो इन दोनों के मिलने से परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो यानी दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। संधि का मतलब होता है मिलना, और यहाँ पर मिलना क्लियर नहीं दिख रहा बोर्ड पे। वर्णों का मिलना हो रहा है। ओके, तो अब हम ये पढ़ेंगे कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के मैम क्लियर नहीं दिख रहा जो आप दिखा के बता रहे हो। क्या हुआ बेटा? मैम आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही मैम, जो आप बोर्ड पे लिखवा रहे हो वो भी एकदम क्लियर नहीं दिख रहा। ए प्लस ए सुन रहा है क्या? तो वैसे ही बोल दो, इसको बंद कर दो। यानी प्रथम पद और दूसरा पद, दो पद है, दो वर्ण है, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। अब हम ये कहेंगे कि संधि के कितने भेद होते हैं। अब बताओ, आप संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? गर्भित संधि के कितने भेद होते हैं? मैम 6। 6। मोनिका, कितने भेद होते हैं? मानसी,
यांसी 3। संधि के भेद होते हैं कितने? 3। संधि के भेद हाँ कार्ड ठीक है। अच का मतलब होता है ए और च, ये एक प्रत्याहार है। ठीक है, 14 महेश्वर सूत्रों का निर्माण हुआ था, उसमें से प्रत्याहार है। इस ए से लेकर च तक जितने भी स्वर हैं वो इसी के अंदर समाहित होते हैं। तो इसीलिए ए से लेकर च का तो क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जैसे ए ई उ री री ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ च, ये इतने क्या हुए? यानी च अंतिम है ये, तो यहाँ इसको हम काउंट नहीं करते हैं प्रत्याहार में। तो ए से लेकर औ तक जितने भी स्वर हैं वो कौन सी संधि में आते हैं? स्वर संधि में आते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अच संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं? अच संधि कहते हैं। अब दूसरी है हल संधि। हल संधि, अब हल संधि का मतलब क्या होता है? कैसे लेकर है तक जितने भी व्यंजन आते हैं वो किसके अंदर आते हैं? हल प्रत्याहार के अंदर आते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं हल संधि। तीसरा है विसर्ग संधि। तीसरा भेद है विसर्ग संधि। तो आप बता सकते हैं कि अब अच संधि को कहते हैं स्वर संधि, हल संधि को कहते हैं व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि यानी विसर्ग, ये होते हैं विसर्ग जिसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण किसका निकलता है? यहाँ पर है का उच्चारण निकलता है। तो इस प्रकार संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और हल संधि। अब अगला है अच संधि अर्थात स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? अब आप बताइए कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के भेद होते हैं 5। ठीक है मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, सुना कि नहीं सुना? मैम सुन गया। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। 5। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं ये आप मुझे बता सकते हो क्या? मैम क्या? स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से हैं वो आप मुझे बता सकते हो क्या? यस मैम। कौन कौन से होते हैं बताओ जरा। यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, स्वर्ण दीर्घ संधि। अयादि। वैसे देखो आपकी बुक में दे रखे हैं संधि के 8 भेद। ठीक है, पहली है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दूसरी है गुण संधि, तीसरी है वृद्धि संधि, चौथी है यण संधि, पांचवी है अयादि संधि और छठी है पूर्व रूप संधि, सातवीं है पर रूप संधि और आठवीं है प्रकृति भाव संधि। ठीक है, तो 8 क्लास के लिए हम एक बार भेद कितने पढ़ेंगे? 5। ठीक है, तो पहला है कौन सी संधि? वृद्धि संधि, सॉरी दीर्घ संधि। पहली है दीर्घ संधि, दूसरी है यण संधि, गुण गुण संधि, वृद्धि संधि। और फिर है अयादि
अयादी संधि। 5वीं है अयादी संधि। अयादी संधि। तो देखो संधि, दीर्घ संधि का मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्या होता है? मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। यण संधि का है इको यणचीच, इको यणची। गुण संधि का उदाहरण है आद गुण। मैम आप जो ब्लैक बोर्ड पे लिखवा रहे हो क्लियर नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है क्या? यस मैम अब दिख। वृद्धि संधि का है वृद्धि राचे, वृद्धि राचे। और अयादी संधि का सूत्र क्या होगा? अयादी संधि का सूत्र क्या होगा? एचओ सॉरी, पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं कि दीर्घ संधि अकस्वर्णे दीर्घ है, यानी दीर्घ संधि कौन सी होती है, दीर्घ संधि किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक उदाहरण बताया था कि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं, ठीक है। और अब हम बात कर रहे हैं स्वर संधि की। वो वर्ण भी कौन से होने चाहिए? स्वर ही होने चाहिए। ये स्वर संधि हम पढ़ रहे हैं ना, तो इसी में ऐसे लेकर औ तक जितने भी वर्ण हैं उसी का ही योग यहाँ पर चलेंगे। समान स्वर चलेंगे, असमान स्वर चलेंगे, तो इसी के योग से, यानी इनके अलग अलग सूत्र हैं और सूत्रों के अनुसार हम इसका नियम के अनुसार हम क्या करेंगे, इसका रूप बनाएंगे। तो जैसे ए प्लस ए, तो दीर्घ संधि का हम पढ़ेंगे आ ई उ और री, ये रूप है आ ई उ और री, यानी दीर्घ है ना। सारे सारे वर्ण क्या है यहाँ पर? दीर्घ है। आ है, बड़ी ई है, बड़ा उ है और बड़ी री है। तो देखो यहाँ पर हम किसी भी तरह से, जैसे इसका नियम, दीर्घ संधि का नियम क्या है कि ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में, ए या आ में से कोई सा भी वर्ण आए तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। यानी प्रथम पद के अंत में ह्रस्व या दीर्घ वर्ण हो और दूसरे पद के आरंभ में ह्रस्व या दीर्घ वर्ण हो तो दीर्घ वर्ण ही होगा। क्या होगा? दीर्घ ही होगा। तो संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी। जरूरी नहीं है ए ही हो। जैसे ई या ई के बाद में ई या ई होगी तो भी क्या आएगा? बड़ी ई ही होगी। अगर ऊ या ऊ के बाद में ऊ या ऊ होगा तो भी क्या होगा? ऊ ही आएगा। अगर री के बाद में अगर री आए, री के बाद में री या बड़ी री आए तो बड़ी री का ही आगमन होगा। तो वो संधि कौन सी होगी? अब आपको पहचानने में दिक्कत होती है कि दीर्घ संधि हम कहेंगे किसे। तो देखो दीर्घ संधि की एक पहचान है, जब हम संधि करेंगे तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का आरंभिक वर्ण, समझ रहे हो ना? प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का आरंभिक वर्ण का मतलब, जैसे यहाँ पर ए प्लस
चाहिए, यानी ए या आ में से कोई सा भी वर्ण। ई या ई है तो ई या ई में से कोई सा भी वर्ण आना चाहिए, अगर ऊ है तो ऊ ही आना चाहिए, यानी समान स्वर जहां होंगे वो समझ लेना कौन सी संधि होगी, वहां पर दीर्घ संधि होगी। समझ में आ रहा है? दीर्घ संधि ही होगी। अब देखो हम एक उदाहरण लेते हैं, हिमालय। यस मैम। हिमालय। अब देखो आपको क्या पता चला कि जो वर्ण दीर्घ है ना, दीर्घ वर्ण है, उसी के ही आपको क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। बीच से जो दीर्घ वर्ण हमें क्या दिख रहा है, माँ दिख रहा है, माँ दिख रहा है ना, तो इसी का ही हम क्या करेंगे, टुकड़ा करेंगे, क्योंकि जब विच्छेद होता है उसको तो संधि हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जो संधि होती है उसको टुकड़े करने में हमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम इसको तोड़े कहाँ से। तो तोड़ोगे कहाँ से, जहां टुकड़े हो सके वहीं से ही आपको तोड़ना है। जैसे माँ है तो पहले तो हम करेंगे इसका वर्ण विच्छेद, तो ये होगा विच्छेद करेंगे, जैसे हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। अब ये तो हो गया, ध्यान से देखना, ये तो हो गया प्रथम पद, ये तो हो गया प्रथम पद और ये हो गया दूसरा पद, दो पद हो गए ना, प्रथम पद और द्वितीय पद। अब मैंने आपको क्या कहा था कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है और दूसरे पद का आरंभिक वर्ण क्या है, वो कैसे होने चाहिए, दोनों समान होने चाहिए। ठीक है, जब वहां दोनों समान वर्ण होंगे तो हम अंदाजा लगा लेंगे, या हमारा जो अंदाजा वो सही जाएगा कि वो संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि ही होगी। तो दीर्घ यानी होती है बड़ी, ठीक है, एक मात्रा बड़ी, मतलब चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ वर्णों के मेल से कौन सा बनेगा, दीर्घ ही बनेगा, अर्थात बड़ा अक्षर ही आएगा। जैसे है में कौन सी ई लगी हुई है, छोटी ई लगी हुई है, ठीक है, प्लस इधर में क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है। ये तो हो गया प्रथम पद के टुकड़े। ये तो आल्य प्रथम हिमालय। पद के, अगर वहां से नहीं दिख रहा तो यहाँ जाओ, प्रथम पद के टुकड़े हो गए, और दूसरा ये है आ है ही प्लस ल में ए मिला हुआ है, प्लस ये में क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वर्ण विच्छेद, वर्ण ये वर्ण है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो ये हुआ प्रथम पद। अब हम देखेंगे कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, क्या है, ये प्रथम पद है, इसका अंतिम वर्ण क्या हुआ, हमें मिल गया ए मिला है ना। अब दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण, मैंने कहा था ना प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण हमें यहाँ पर क्या मिला है, आ मिला है, तो मैच हो गए ना, दोनों समान स्वर हो गए। तो इन दोनों को मिलाने पर मैंने वहां पर ए या आ, प्रथम पद के अंत में अगर ए या आ में से कोई सा भी वर्ण हो और दूसरे पद के आरंभ में भी ए या आ में से कोई सा भी वर्ण हो, तो क्या आएगा, यहाँ पर आ ही आएगा। इन दोनों को मिलाने से क्या हुआ, आ हो गया, यानी इन दोनों के लिए हमें यहाँ पर क्या लिख दिया है, आ लिख दिया है। ठीक है, अब हम इसको मिलाएंगे, जैसे है में ये व्यंजन है, ये स्वर के बिना कैसा है, अधूरा है, ठीक है, तो इसमें क्या मिल गई, ई मिल गई ना, और वो ई कौन सी है, छोटी है, छोटी बड़ी ई की मतलब मात्राओं का भी आपको ध्यान रखना, तो हम लगाएंगे छोटी ही। अब ये बच गया क्या, मैं के नीचे क्या लगा, मैं है, ये व्यंजन है, स्वर इससे निकाल लिया हमने और उसको अभी तक इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया है, और बच गया क्या, आ, ये आ गया ना, इससे गया। अब यहाँ पर देखेंगे ल में ए मिल गया तो पूरा ल बन गया, और ये में ए मिल गया तो पूरा ये बन गया, तो क्या हो गया, लय, लय हो गया ना। अब हम देखेंगे कि ये स्वर के बिना ये मैं है, ये कैसा है, अधूरा है, ठीक है, स्वर जब हम इसके अंदर मिलाएंगे तो ही ये वर्ण कैसा
होगा, पूरा होगा। तो हम इस ये हिम प्लस आ प्लस ले हो गया है, ये हो गया ना। अब हम इसको इसमें मिला देंगे, ये मैं तो है, आ की मात्रा इसके अंदर लग गई, तो क्या बन गया, माँ बन गया, माँ बन गया ना। आगे क्या है, लय, और इधर क्या है, ही, तो हुआ कि नहीं हुआ, हिमालय। ठीक है, कर लोगे ना इसी तरह, चाहे कोई सा भी शब्द हो, सब मतलब संधि होगी किसकी, सार्थक शब्द होंगे ना उसी की ही संधि होगी। और सार्थक शब्द भी जब हम टुकड़े करेंगे, जैसे हिमालय है, यहाँ पर हिमालय का मतलब हम क्या समझते हैं कि पर्वत का नाम है हिमालय, ठीक है। और जब हम इनको दो भागों में बांटेंगे तो उनका भी अर्थ निकलना चाहिए। तो वो दो भाग कौन कौन से हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। तो प्रथम पद का अर्थ भी निकलना चाहिए और दूसरे पद का अर्थ भी हमें कोई न कोई मिलना चाहिए। तो प्रथम पद का मतलब है हिम, हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ, हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ होता है। और आले यानी क्या होता है, घर, बर्फ का है जो घर वह है, क्या हो गया, हिमालय। बर्फ का है जो घर वह है हिमालय। यानी ये जो पूरा शब्द है इसका भी कोई न कोई सार्थक अर्थ है। और यहाँ तो दो टुकड़ों में हमने विभाजित कर दिया, तो दोनों टुकड़ों के भी सार्थक अर्थ हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो सार्थक शब्दों की ही क्या होगी, संधि होगी। समझ में आया। तो इसी प्रकार ये तो हुई हमारी दीर्घ संधि। तो ये इसी प्रकार जैसे विद्यालय, देखो यहाँ पर हमने किया ए प्लस आ बराबर आ, इसका उदाहरण था ना, हिम में ए था, आ में आलय में आ था, ए प्लस आ बराबर आ। अब हम विद्यालय, तो आ प्लस आ बराबर क्या होगा, आ होगा। तो विद्यालय इसका होगा विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय हो जाएगा विद्यालय। तो यहाँ पर विद्या में क्या है, इसी एक की संधि करा तो बच्चे काम कर सकते हो, कल से 10 o'clock आएगा, संधि तुम्हारी यही काम आएगी, तो कल से 10 o'clock आएगा। इनको करवा अच्छा ना, रिवीजन हो जाएगी। हाँ, तो रिवीजन तो बैठे हैं। हाँ, नहीं तो यही कहना कि हाँ, जब भी नेक्स्ट है तो ना अगले थर्सडे और फ्राइडे कांडे सर की भी मैडम फर्स्ट क्लास 10 o'clock, अब 10 o'clock आता है, ठीक है ना। आप कोई बात नहीं, ये देख सकते हैं, रिवीजन तो होगा नहीं। अच्छा, ये दो चीज अंदर है, टाइम भी होगा एक देखो विद्या प्लस आले, प्रथम पद के अंतिम वर्ण है आ और दूसरे पद का आरंभिक वर्ण क्या है, यहाँ पर आ है। आ प्लस आ के मेल से बना है आ, तो यहाँ पर क्या बन गया, विद्यालय। तो देखो हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो संधि युक्त जो पद है उसका भी सार्थक अर्थ होता है, और संधि के विच्छेद करते हैं तो उसका भी सार्थक अर्थ निकलता। तो विद्यालय यानी विद्या अध्ययन करने का जो घर है वो विद्यालय कहलाता है ना। तो विद्या यानी विद्या का है जो आलय अर्थात घर, वह क्या कहलाता है, विद्यालय। तो ओके स्टूडेंट्स, आज हमारी जो दीर्घ संधि के दो पार्ट कंप्लीट हुए, ए प्लस ए, ठीक है। तो कल हम अगली क्लास में पढ़ेंगे दीर्घ संधि का अगला ही भाग, और आपको अपनी नोटबुक में करना है कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, और उसी के आगे आपको जो मैंने एक दो उदाहरण करवाए हैं आपको रिटर्न में आपको नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।